मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। अध्याय 286 से लेकर 290 तक। सी 286 एक तलवार क्षणभंगुर समय। अध्याय 286 एक तलवार क्षणभंगुर समय। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। महान झोउ, शाही महल के भीतर। झांग कियान चुप हो गया क्योंकि उसने दूसरे राजकुमार को देखा। राजकुमार वह नहीं था जिसने ऐसा किया था। फिर कौन था? इस समय झांग कियान ने अचानक देखा कि एक अन्य व्यक्ति हवा में तैर रहा था। उनके उज्ज्वल सिर ने सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित किया। ये जिजेन था। झांग कियान ने जिजेन पर अपनी आंखें सिकोड़ ली। इस व्यक्ति की आंखों के नीचे काले घेरे नहीं थे। ये सही है, भिक्षु जिजेन की त्वचा निष्पक्ष और रसीली थी और वह बहुत अच्छा लग रहा था। वह निश्चित रूप से प्रभावित नहीं हुआ था। मुझे पता है कि आप कौन हैं? झांग कियान ने एक भ्रूभंग के साथ पूछा। जवाब में जिजेन खुशी से मुस्कुराया। आपको अकेले नहीं आना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि आप सब कुछ हल कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते, जिजेन ने शांति से कहा। यह सुनकर झांग कियान के दिल में अभी भी एक अनुमान था। यह मामला शायद उसके सामने इस हानिरहित छोटे साधु द्वारा किया गया था। हत्या के इरादे ने झांग कियान की आंखों को भर दिया क्योंकि उन्होंने ठंड से कहा, क्या वह काला बग आपका काम कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। जिजेन मुस्कुराया और कहा, यह सही है। ये कैसा है? क्या आपको लगता है कि यह सही है? सभी की जीवन शक्ति उन बगों द्वारा अवशोषित की जाएगी और मुझे प्रदान की जाएगी। पूरे देश का जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन काल के 10 से 20 वर्ष से कम होंगे और वे सिर्फ अपने प्रमुख में मर सकते हैं। कितना अच्छा है! ये भोजन बचाता है और मेरे लिए ऊर्जा भी प्रदान कर सकता है। क्या यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को नहीं मार रहा होगा? उद्धरण चिन्ह। एक बूढ़े व्यक्ति को रखने का क्या मतलब है जो केवल अपने पतनशील और बेवकूफ जीवन के बारे में चिंतित है? जिजेन ने झांग कियान को देखा और कहा, उदाहरण के लिए, ऐसी ताकत होने की क्या बात है? हत्या के अलावा इसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। बस मर जाओ, ये सबसे अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। झांग कियान की आंखें उसके हाथ में दिखाई देने वाली तलवार के रूप में चमक गईं। हत्या का इरादा उसके दिल में बढ़ गया, लेकिन उसने अभी भी अपना संयम बनाए रखा। क्या आप मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग कियान शहर में लड़ना नहीं चाहते थे। अपनी लड़ाई के साथ एक बार जब उसने हमला किया तो क्षेत्र निश्चित रूप से फंसाया जाएगा। भिक्षु जिजेन मुस्कुराया। जब से मैं बाहर आया हूं, मैं स्वाभाविक रूप से आपके साथ लड़ूंगा। मैं आपको ये बताने से नहीं डरता कि जब तक आप मुझे मारेंगे, वे कीड़े गायब हो जाएंगे। इसलिए अपनी हत्या के इरादे को बनाए रखें और मुझे निराश न करें। उद्धरण चिन्ह। शुरू से अंत तक वह बहुत आराम कर रहा था। वुश। झांग कियान ने एक और शब्द के बिना उड़ान भरी, जिसके पीछे जिजेन था। उन दोनों ने एक के बाद एक राजधानी से उड़ान भरी। वे तब तक चलते रहे जब तक वे जंगल में नहीं पहुंच गए। वे दोनों हवा में खड़े थे। झांग कियान ने युवा भिक्षु को देखा और ठंड से पूछा, आप कौन हैं? उद्धरण चिन्ह। इस तरह की चौंकाने वाली बात करने में सक्षम होने के लिए झांग कियान को पता था कि यह साथी निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। भिक्षु जिजेन ने झांग कियान को देखा और अपना सिर हिलाया। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप जान सकते हैं। अपनी चाल बनाओ। मैंने सुना है कि झांग कियान की दिव्य तलवार इस दुनिया में पियरलेस है। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितना मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। हा हा हा। झांग कियान जोर से हंसे। एक पल में आसपास का वातावरण अचानक बदल गया और झांग कियान के पैरों के नीचे एक बड़ी तलवार दिखाई दी। उसके हाथ में लगी तलवार आकाश में उल्टी हो गई, जो तारों के छींटों से ग्रस्त थी। प्रकाश के चांदी के धब्बों ने आसमान से टकराते हुए उल्काओं की तरह नृत्य किया। झांग कियान कभी भी झिझकते व्यक्ति नहीं थे। यदि वह पूछने से परिणाम प्राप्त नहीं कर सका, तो वह स्रोत को काट देगा। जैसे ही तलवार निकली, ऐसा लगा जैसे कोई आकाशगंगा गिर गई हो। एक विशाल तलवार का इरादा आसमान की ओर बढ़ गया। एक देदीप्यमान तलवार आभा नीचे गिर गई। डिंग। धातु के टकराव की कठोर आवाज निकली। झांग कियान की आंखें घटनास्थल पर चौड़ी हो गईं। उसने क्या देखा? भिक्षु जिजेन ने अपनी पीठ के पीछे एक हाथ रखा था और अपने दूसरे हाथ से उंगली उठाई थी। ये केवल थोड़ा उठाया गया था। काली क्यूई अपनी उंगलियों से बढ़ी। इसने एक भयानक चक्रवात का गठन किया, जैसे कि वह अपने आसपास की हर चीज को खींचना चाहता था। बस इस उंगली ने झांग कियान की तलवार क्यूई को अवरुद्ध कर दिया। भिक्षु जिजेन के सामने तलवार क्यूई गायब हो गया, जबकि शेष क्यूई बल जमीन की ओर गिर गया। बूम। जमीन पर एक विशाल खड्ड दिखाई दी।
झांग कियान का हाथ कांप रहा था क्योंकि वह उसके सामने युवा भिक्षु की सौम्य अभिव्यक्ति को देखता था। यह साथी अपने पूरे जीवन में सबसे मजबूत दुश्मन था। जब तलवार उतरी तो भिक्षु जिझेन की आंखों में निराशा का एक दृश्य छा गया। क्या आप ये सब कर सकते हैं? भले ही मैं केवल 8वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के कृषक के रूप में एक ही ताकत का उपयोग कर रहा हूं, आप मेरी उंगली भी नहीं काट सकते। आप अपने आप को एक तलवार भगवान कैसे कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग कियान ने नीचे विशाल स्लैश को देखा और फिर उसके सामने युवा भिक्षु को देखा। संत रैंक। यह विचार उनके दिमाग में निषिद्ध था। कुछ भारी उठाने का ये कार्य जैसे कि प्रकाश आसानी से नहीं किया गया था। शायद केवल संत ही इतनी आसानी से अपने हमलों का विरोध कर सकते थे। छोटे भिक्षु के शब्दों के लिए झांग कियान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उच्चतर खेती का क्षेत्र था, उच्च क्षेत्र तक पहुंचना जितना कठिन था। ऊर्जा के नियंत्रण और कानूनों की समझ में अंतर, उनकी लड़ाकू शक्ति में अंतर था। एक पल में झांग कियान को पता था कि वह इस बार नहीं छोड़ सकता है। एक उच्च संभावना थी कि वह इस प्रतीत होता है कि हानिरहित युवा भिक्षु को नहीं हरा सकता था। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक गईं। झांग कियान ने युवा भिक्षु को देखा और एक कदम आगे बढ़ाया। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने ठंड से कहा, आए। झांग कियान ने तलवार का अभ्यास किया है क्योंकि मैं 7 साल का था। अब तक मैंने इसे 130 वर्षों तक अभ्यास किया है। अपने पूरे जीवन में मैंने 3564 मजबूत दुश्मनों का सामना किया है और कभी हार नहीं हुई है। हालांकि मुझे पता है कि आज मैं आपके लिए कोई मैच नहीं हूं। मैं अपनी पीठ के साथ मरने के लिए तैयार नहीं हूं। इस तलवार का नाम क्षणभंगुर समय है, कृपया इसका मूल्यांकन करें। उद्धरण चिन्ह। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, हवा में चल रहा था। हर कदम और हर शब्द के साथ उसकी आभा बढ़ गई। भिक्षु जिझेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसके सामने ये साथी अपना जीवन जला रहा था। झांग कियान के बाल मूल रूप से काले थे, लेकिन कुछ ही शब्दों में ये बर्फ की तरह सफेद हो गया था। उनकी त्वचा भी धीरे धीरे मुरझा गई और वृद्ध हो गई। यह ऐसा था जैसे समय एक पल में बह गया हो। एट नोबल बन एट। केवल उसकी आंखें सितारों की तरह चमकदार रहीं। जीवन और मृत्यु के बीच झांग कियान के चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान दिखाई दी। उसने शांति से अपना हाथ लहराया और अपनी तलवार से फिसल गया। जिस क्षण तलवार नीचे झुकी, अपनी मूल चमक से ये जंग से सराबोर हो गया। तलवार की नोक बिखर गई और टूट फूट कर बिखर गई। ये दिव्य तलवार जो कई वर्षों से झांग कियान के साथ थी, अपनी तलवार के इरादे में समय का प्रवाह सहन नहीं कर सकती थी। हर जगह धातु की धार और टुकड़े उड़ गए। झांग कियान की आंखों में प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ गया। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्थित सितारों की आकाशगंगा जम गई। नौ नीदरलैंड द्वीप पर दूर गोन्सन शी ने अचानक अपना सिर उठाया। यह अज्ञात था कि कितना समय बीत चुका था, फिर भी ये केवल एक पल की तरह महसूस हुआ। अंतरिक्ष और समय सामान्य हो गया क्योंकि भिक्षु जिझेन ने अपने दाहिने हाथ को देखा। ये हमले के साथ गायब हो गया था। दूसरी ओर झांग कियान की आंखें धीरे धीरे मंद हो गईं। उसका पूरा शरीर उसकी तलवार की तरह बिखर गया, राख में बदल गया और फैल गया। भिक्षु जिझेन का चेहरा ठंडा था क्योंकि उन्होंने एक नर्म आवाज में कहा था, आप केवल 8वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के कृषक हैं, लेकिन आप वास्तव में कीमत के रूप में अपने जीवन का उपयोग करके मेरा एक हाथ काटने में कामयाब रहे। आप वास्तव में तलवार भगवान के रूप में अपने नाम पर रहते हैं। दुर्भाग्य से आपको आज नहीं आना चाहिए था। यदि आपने 1 और 100 वर्षों के लिए प्रशिक्षित किया है तो आप मेरे लिए एक मैच हो सकते हैं। फ्लेटिंग टाइम की तलवार, क्या अच्छा नाम है। दुर्भाग्य से आप स्वयं क्षणभंगुर समय से बच नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। अगले सेकंड में ग्रेट झोऊ में सभी काले कीड़े के रूप में छोटे भिक्षु की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा अचानक उसके शरीर में इकट्ठा हो गई। सैकड़ों लाखों लोगों के साथ एकत्रित जीवन शक्ति की मात्रा भयानक थी। छोटे साधु का दाहिना हाथ अचानक पुनर्जीवित हो गया। हालांकि उसका हाथ लाश की तरह सूखा था। छोटे साधु ने अपनी आंखों को संकुचित कर दिया क्योंकि बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा एक बार फिर से उसमें जमा हो गई। हालांकि वह अभी भी उस वृद्ध हाथ को बदलने में असमर्थ था। जाहिर है, पुनर्जीवित हाथ अभी भी समय के प्रवाह के क्षरण से बचने में असमर्थ था। क्षणभंगुर समय की एक तलवार, एक पलक झपकते ही वर्षों लग जाते हैं। अपने जीवन में झांग कियान की अंतिम हड़ताल अभी भी छोटे साधु को कुछ अप्रत्याशित दर्द पहुंचाती है। हालांकि चौंकाने वाले प्रतिभाशाली तलवार भगवान भी समाप्त हो गए। फ्लेटिंग टाइम की तलवार के लिए यह एक ऐसा कदम था जो 8वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक की खेती की सीमा को पूरी तरह से पार कर गया था।
हालांकि इस सीमा को पार करने की कीमत बहुत अधिक थी। C287 दुनिया को विभाजित करना। अध्याय 287 दुनिया को विभाजित करना। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। झांग कियान को मारने के बाद भी लिटिल मोंग जिजेन नहीं रुके। इसके बजाय वह मिडएयर में खड़ा था। उसने अपनी हथेली को नीचे दबाया, जिससे भारी मात्रा में राक्षसी क्यूई बढ़ गया। उनके शरीर में बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा को राक्षसी क्यूई में बदल दिया गया था। एक पल में पूरा ग्रेट झोऊ अबूझ था। लोगों के दिलों में काले बग के तेज रोने के बाद यहां तक कि पूरे आकाश और पृथ्वी भी हिलने लगे। जैसे ही काली क्यूई उबला, कानून बदल गए। पूरा ग्रेट झोऊ दुनिया से कट गया लग रहा था। एट नोबल बन एट पूरी दुनिया शोक में पड़ गई। ग्रेट झोऊ राजवंश में मनुष्यों और जानवरों को भी बदलना शुरू हुआ। काले फर पहाड़ की चट्टान सुअरों से बाहर निकले और मछली काले तराजू में उगई। मनुष्यों के लिए वे सभी मुक्त हो गए। उनका श्वेतपटल सफेद हो गया और उनके नाखून असामान्य रूप से लंबे हो रहे थे। उन सभी को मुरझाए हुए लाश जैसा दिखता था। लिटिल मोंग जिजेन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। नौ नीदरलैंड द्वीप पर गोंगा सुनशी ने अपने संत क्यूई दर्पण को निकाला और उसे देखा। मूल रूप से ग्रेट झोऊ का प्रतिनिधित्व करने वाली भूमि अचानक पिच ब्लैक हो गई थी। यह धीरे धीरे सेंट क्यूई मिरर से पूरी तरह से गायब होने लगा, जैसे कि यह कभी नहीं था। लानत है, दुनिया को विभाजित करना। ये किसने किया? उद्धरण चिन्ह। गोंगा सुनशी चिंतित हो रही थी। यहां तक कि वह अभी तक इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सका। अभी अभी की भावना को याद करते हुए, यह निश्चित रूप से एक महान दावकंपन था जिसे केवल तब महसूस किया जा सकता था जब सेंट रैंक मार्शल तकनीकों को निष्पादित किया जा रहा था। वह तलवार का इरादा जो अभी अभी उठा और गिरा। अगर यह झांग कियान होता, तो मानव दुनिया अपनी लड़ाकू शक्ति का एक और बड़ा हिस्सा खो देती। गोंगा सुनशी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चिंता। वह जानता था कि उसे इस बार वापस जाना है। अचानक महान दाव की आवाज दुनिया भर में फिर से शुरू हो गई। उस व्यक्ति को मारे जिसने एक दायरे की स्थापना की है, और आप पार कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज न केवल मानव दुनिया में, बल्कि नौ नीदरलैंड द्वीप और दानव क्षेत्र में भी सुनी गई थी। छोटे भिक्षु जिजेन ने आकाश की ओर देखा, उसकी आंखें ठंडी थीं। ये सही है, जिस महान झोऊ को उन्होंने अलग कर दिया, वह अब मानव दुनिया से संबंधित नहीं था, न ही ये दानव दायरे से संबंधित था। यह अकेले उसका था। काले बादल जिजेन के सिर के ऊपर एकत्र हुए, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। वह इसके बजाय थोड़ा पीछे हट गया। काले कोहरे में खड़े होकर आकाश को ढकने वाली बिजली अपना लक्ष्य खो चुकी थी। यदि आप मेरे खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो आपको मेरे महान दानव बुद्ध के दायरे में प्रवेश करना होगा। उद्धरण चिन्ह। जिजेन ने धीरे से कहा, लेकिन अकेले आप मेरा मैच नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यह समस्या थी जिसका सामना जिजेन ने किया था। यदि वह लड़ने के लिए अपने दायरे से बाहर आया, तो वह शायद गोंगा सुनशी द्वारा नियंत्रित स्वर्ग और पृथ्वी शक्तियों द्वारा बमबारी करेगा। गोंगा सुनशी ने व्यक्ति को अपने सामने देखा और डूब गया। आप कौन है? उद्धरण चिन्ह। मुझे। जिजेन मुस्कुराया। अगर मुझे एक ऐसे नाम का उपयोग करना है जिसे आप याद रख सकते हैं, तो मैं सच्चा दानव सम्राट हूं। उद्धरण चिन्ह। गास्प। उद्धरण चिन्ह। इस नाम को सुनकर गोंगा सुनशी को डर लग गया। हजारों साल पहले ट्रू दानव सम्राट राक्षसों का कमांडर था। वह था जिसने मानव दुनिया पर हमला करने के लिए दानव दौड़ का नेतृत्व किया था। उनकी खेती इतनी मजबूत थी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उनसे मेल नहीं खा सकता था। अंत में उन्होंने नौ नीदरलैंड द्वीप पर मानव जाति के 9 संत और 4 सम्राटों के साथ लड़ाई लड़ी, जिससे आकाश और पृथ्वी बिखर गए। नौ नीदरलैंड द्वीप तब डूब गया और हजारों वर्षों तक चुप रहा। यह ऐसा था जैसे इतिहास के दृश्य जिजेन की आंखों में चमक गए थे, इससे पहले कि वह गोंगा सुनशी को रुचि के साथ देखता। अभी आप केवल स्वर्गीय डव के तहत एक कुत्ता है। चाहे वह आप हो या मानव जाति, आप एक खेल में सिर्फ एक शतरंज का टुकड़ा है। 2 दुनियाओं के बीच लड़ाई में विजेता होगा जियो और हारने वाला मर जाएगा। हालांकि भले ही दानव दायरे को नष्ट कर दिया गया हो, फिर भी भविष्य में लगातार अन्य दुनिया पर हमला होगा। आप हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे। आप कभी भी सही मायने में पार नहीं कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। गोंगा सुनशी ने जिजेन को ठंड से कहा, आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जिजेन, या यूं कहें कि ट्रू दानव सम्राट की आंखें दया से चमक गईं। किसी कारण से उस दया ने गोंगा सुनशी के दिल में छुरा घोंपा। ट्रू दानव सम्राट ने ठंड से कहा, मैं केवल ये कह रहा हूं क्योंकि आप मेरे जैसे ही वापस आ गए हैं। आप किसी के द्वारा नियंत्रित गुलाम हैं।
दुनिया की शक्ति को आपके शरीर में कभी नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए आप कभी भी पार नहीं कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। आपके द्वारा समझे गए महान दाव केवल दाव का एक खाली खोल है जिसे दूसरों ने स्थापित किया है। दुनिया के सबसे बुनियादी नियम हमेशा कुछ ऐसे होंगे जिन्हें समझना मुश्किल होगा। उद्धरण चिन्ह। जिजेन फिर मुस्कुराया। हालांकि आपको संघर्ष के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में आपके पास संघर्ष करने के लिए कोई जगह नहीं है। आप सभी मेरे दुश्मन बन सकते हैं और उस व्यक्ति से प्रार्थना कर सकते हैं जो दुनिया को नियंत्रित करने के लिए आपको दया का एक निशान देता है, जिससे आप कुछ और सहस्राब्दी के लिए जीवित रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुन शी चुप हो गए, न जाने क्या कहना है। दूसरी ओर जिजेन ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा, जैसा कि उसने ठंड से कहा, मैं एक चींटी हूं, आपके हाथों में एक खेल है। हालांकि मैं दसियों हजार वर्षों से पुनर्जन्म के चक्र में हूं, इसलिए मुझे विश्वास नहीं है कि आप हमेशा मेरे आंदोलनों का निरीक्षण कर सकते हैं। मैंने उस छोटी सी दुनिया का इस्तेमाल किया जिसे 9 संतों ने पुनर्जीवित करने और पता न लगाने के लिए स्थापित किया था। फिर मैंने अरबों जीवित आत्माओं के जीवन काल का उपयोग अपने दायरे से जबरदस्ती तोड़ने और दुनिया को अलग करने के लिए किया। अब या तो इस दुनिया को चकनाचूर कर दो या मुझे पार करने का मौका दो। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। से कोई नहीं। मानव और दानव क्षेत्र मुझे मार सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। आप सभी को इस दायरे नियंत्रक का चेहरा पता होगा। उद्धरण चिन्ह। अचानक आसमान से आवाज आई। आपने केवल महान दाव के एक छोटे से हिस्से को समझा है और मुश्किल से एक दायरे को विभाजित कर सकते हैं। आप कैसे पार कर सकते हैं? यहां तक कि अगर आपको 100,000 साल दिए जाते हैं तो भी आपके लिए इसे पार करना मुश्किल होगा। यदि आप अपने इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं तो आप मर जाएंगे और आपका दाव गायब हो जाएगा। यदि आप इस तरह से दाव को समझ सकते हैं परिस्थितियों तो ये हो। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुन शी ने सदमे में आकाश को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया को किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, और वह दुनिया में सिर्फ एक शतरंज का टुकड़ा था। इस समय वह आवाज फिर से गोंगसन शी के कानों में सुनाई दी। इस व्यक्ति के अपमान और बकवास को न सुने। 2 लोगों के बीच की लड़ाई में हारने वाले ने अपने दायरे को नष्ट कर दिया होगा और विजेता जीवित रहेगा, यहां तक कि मैं हस्तक्षेप करने में असमर्थ हूं। एक बार जब क्षेत्र नष्ट हो जाता है, भले ही इस बुरे आदमी को भारी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन आप सभी के पास केवल एक ही विकल्प है, मौत। इस व्यक्ति ने एक दायरे को विभाजित करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अरबों जीवन की कीमत चुकाई, जो आपको दिखाता है कि कैसे भयावह है उसका दिल वास्तव में है। यदि वह महान दाव प्राप्त करता है तो वह निश्चित रूप से मानव दुनिया को नष्ट कर देगा। उसे मार दिया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सी 288 स्काउंड्रेल। अध्याय 288 स्काउंड्रेल। अनुवादक एटलस स्टूडियो। संपादक एटलस स्टूडियो। गोंगसुन शी की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दुनिया उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहरी थी। अभी भी एक उच्च और शक्तिशाली दायरे नियंत्रक था, साथ ही ट्रू दानव सम्राट जिसने झो देश को अलग कर दिया था और अपने दायरे की स्थापना की थी। इसने उसे बनाया जो मूल रूप से दूसरों से ऊपर एक संत था, अचानक खतरे की भावना महसूस करता है। जिजेन ने गोंगसुन शी को देखा और धीरे से कहा, क्या आप हमला करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। गोंगसुन शी ने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे पीछे हट गए। आवाज ने कुछ और नहीं कहा और जिजेन ने पीछा नहीं किया। इस समय गोंगसुन शी बेहद भ्रमित थे। वह नहीं जानता था कि क्या करना है। एक शक के बिना, वह शतरंज की बिसात पर एक टुकड़ा भी था। हालांकि एक शतरंज के टुकड़े के रूप में उसे विरोध करने का कोई मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं, वह मानव दुनिया को नष्ट नहीं होने दे सकता था। हालांकि भले ही वह जीजेन को हराना चाहता था या दानव दायरे को अनेक्स करना चाहता था, ये कुछ ऐसा नहीं था जो वह इस समय कर सकता था। गोंगसुन शी नीदरलैंड द्वीप पर लौट आए और तुरंत एकांत में प्रवेश किया। फर्क सिर्फ इतना था कि वह नहीं जानता था कि उसके कार्य सार्थक या अर्थहीन है। क्या ये वास्तव में सिर्फ एक व्यर्थ खेल था? परिणाम के बावजूद अंतिम परिणाम विफलता होगी, वह नहीं जानता था। हालांकि ये स्पष्ट था कि उसे अपनी भावनाओं को निपटाने की जरूरत थी। बेशक वह कितना भी भ्रमित क्यों न हो, वह मानव दुनिया को नष्ट नहीं होने दे सकता था। लेकिन सु वेन के लिए इस स्तर की एक लड़ाई बहुत दूर थी। वह अभी भी लांग शी के साथ पी रहा था। लॉन्ग शी के मुस्कुराने से पहले दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा, यह उच्चाप के बीच एक प्रतियोगिता है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। चलो पीते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने दूसरी पार्टी के साथ मिलकर अपना ग्लास उठाया।
हालांकि वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जो कुछ हुआ था उसके बारे में कुछ अनुमान लगाया है। ब्रदर लॉन्ग, मैंने सुना है कि सुकुबस जनजाति काफी सुंदर है, क्या ये सही है? उद्धरण चिन्ह। सु वेन नशे में लग रहा था और इस विषय को सक्यूबस जनजाति में स्थानांतरित कर दिया। इससे लांगशे को अपने दिल में एक झटका महसूस हुआ। वास्तव में पिता सही है, उसने खुद को पेश किया। हालांकि सतह पर उन्होंने एक मुस्कान को मजबूर किया। भाई सु सही है। उपस्थिति के संदर्भ में सुकुबस जनजाति पर वासना करने वाले राक्षसों की कोई कमी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने शर्मिंदगी में कहा, मैंने इसे आपसे नहीं छिपाया। मैं इतने सालों से खेती कर रहा हूं और इस सुकुबस जनजाति को कभी नहीं देखा। मुझे आश्चर्य है कि अगर भाई लांग ने मुझे देखने के लिए आपके निवास में उनमें से कोई भी है। उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग शी ने नाखुश कहा, भाई सु, मैं आपके शब्दों को पसंद नहीं करता। आपको लगता है कि यह किस तरह की जगह है? महिलाओं को बाहरी लोगों को कैसे दिखाया जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। हा, मुझे याद आती है, मुझे याद आती है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने जल्दबाजी में अपना हाथ लहराया, यह दर्शाता है कि यह उसकी गलती थी। हालांकि जितने लंबे शी ने उन्हें सुकुबी दिखाने की इच्छा नहीं की, उतने ही सु वेन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जैसे जैसे वे ज्यादा पीते गए, मैं इसे अब और नहीं ले सकता। मैं बहुत थक गया हूं। भाई लॉन्ग, मैं इसे अब और नहीं ले सकता। सु वेन टेबल के ऊपर नशे में गिर गया। भाई लॉन्ग, मैं आपको निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके सेवकों ने जो किया उसके कारण मुझे आपके निवास में कुछ और दिनों के लिए रहना होगा। मैं काफी भारी पड़ गया। उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग शी ने अपने दांत पीस लिए। भाई सु, आपकी क्षमताओं के साथ इसे चोट कैसे माना जा सकता है? एट नोबल बिन एट। सु वेन ने उसे देखा और गंभीरता से कहा, आप समझ नहीं रहे हैं। ये 1 इंच पंच नामक चाल के समान है। क्या आप 1 इंच पंच के पीछे की अवधारणाओं को समझते हैं? ये वास्तव में बहुत अधिक संयोग है। मैं स्पष्ट रूप से इस तरह की गिरावट से घायल नहीं हो सकता, लेकिन मैं अभी भी घायल हूं। अपनी चोटों के साथ मैं नहीं रहूंगा। 100 दिनों के बिना छोड़ने में सक्षम। उद्धरण चिन्ह। फिर भाई सु, अपना समय फिर से भरने के लिए ले लो। लॉन्ग शी काले चेहरे के साथ बाहर चला गया। वह बता सकता है कि सु वेन अंत तक बेशर्म होने की योजना बना रहा था। उसे छोड़ते हुए सु वेन मुस्कुराया। अगर वह पीछे रहे तो यह आसान होगा। उन्हें विश्वास नहीं था कि उन्हें अंदर सुकुबस जनजाति से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। इस समय सु पहले से ही तियानयुवान शहर के बाहर आ गया था। वह और चेंग जियोक्सियाओ शहर के गेट पर पहुंचे। हालांकि इस बार सु एक बार फिर से स्वर्गीय फीन्स की उपस्थिति में बदल गया। इसने उसे और चेंग शियाओक्सियाओ को शहर के गेट से सफलतापूर्वक गुजरने की अनुमति दी। शहर में प्रवेश करने के बाद सु सीधे सु वेन की तलाश में चला गया। दूसरी तरफ लांग शी चिंतित थे कि सु वेन को कैसे दूर किया जाए। अचानक एक नौकर रिपोर्ट करने आया था। सर, एक महिला और एक छोटी लड़की दरवाजे पर आई। उन्होंने कहा कि वे लड़की के पिता की तलाश कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। लंबे शी दंग रह गए। अपने पिता की तलाश में? क्या वे गलत तरीके से गए थे? उनका पीछा करो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उस छोटी लड़की ने जोर देकर कहा कि उसके पिता निवास में है और उनका नाम सु वेन है। उद्धरण चिन्ह। लंबी जी ने छींक दी। क्या सु? उद्धरण चिन्ह। सु वेन, सु दागियांग। उद्धरण चिन्ह। लंबे शी ने जमकर धुनाई की। क्या ये दोनों संबंधित थे? उस छोटी लड़की को अंदर आने दो। उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग शी ने गहरी आवाज में कहा। लंबे समय के बाद सु और चेंग जियोक्सियाओ ने एक साथ प्रवेश नहीं किया। जब लॉन्ग शी ने चेंग शियाओक्सियाओ को देखा तो उसकी आंखें जल गईं। हालांकि जब वह सु को देखने के लिए मुड़ा तो वह पूरी तरह से गूंगा था। वर्तमान सु में एक हरा चेहरा, तेज दांत और भावपूर्ण पंख थे। एक नजर में बता सकता है कि उसके पास स्वर्गीय फैन जनजाति की रक्तरेखा थी। क्या ये बात सु डकियांग की बेटी हो सकती है? निश्चित रूप से नहीं, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता कि सु डकियांग की ताकत के साथ वह संभवतः स्वर्गीय फैन जनजाति की एक महिला के लिए व्यवस्थित नहीं हो सकता है ना? भले ही वह स्वर्गीय फैन जनजाति से था, लेकिन उसे स्वीकार करना पड़ा कि स्वर्गीय फैन जनजाति की महिलाएं वास्तव में वही थी जो लगातार शादी करने में सक्षम नहीं होने के बारे में चिंतित थी। जब उसने पूछा तो लांग शी ने उन पर अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या आप अपने पिता को खोजने के लिए यहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। सु ने सिर हिलाया। ये सही है अंकल ग्रीन फेस, मैं अपने पिता की तलाश में यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। लंबी जी का चेहरा और भी हरा हो गया।
वह असंबद्ध था। लानत लड़की, आपका चेहरा भी हरा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि सुसु की खेती के आधार ने अभी भी उनका ध्यान आकर्षित किया है। फोर्थ ग्रेड अर्थ रैंक। उसकी उम्र को देखते हुए वह केवल 5 या 6 साल की थी। ये कैसा राक्षस था। C289 छोटा कपास कोट। यह एक संत विरूपण साक्ष्य है। अध्याय 289 छोटा कपास कोट। यह एक संत विरूपण साक्ष्य है। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। लॉन्ग शी ने सुसु को देखा। इस छोटी लड़की की प्रतिभा को टॉप नॉट कहा जा सकता है। हालांकि लॉन्ग शी को अंकल ग्रीनफेस के रूप में संबोधित करने के लिए बहुत नाराजगी थी। उन्होंने सुसु को देखा और कहा, हमारे यहाँ आपके पिता नहीं है। यहाँ कोई सु वेन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। असंभव, मेरे पिता वहां है। मैं इसे समझ सकता हूँ। सुसु ने पिछवाड़े की दिशा में इशारा किया। लांग शी ने पिछवाड़े को देखा और मदद नहीं कर सके, लेकिन सु डाकियांग पर और भी अधिक संदेह किया जा सकता है। इस साथी ने एक नकली नाम का इस्तेमाल किया। क्यों? उद्धरण चिन्ह। शुक्र है कि लांग शी ने सु वेन को मानव दुनिया में सु वेन से नहीं जोड़ा। आखिरकार दो दौड़ पूरी तरह से अलग थे और बाद वाला उससे बहुत दूर था। लांग शी ने कहा, हमारे पास केवल एक व्यक्ति है जिसका उपनाम सु है। मैं आपको देखने के लिए वहां लाऊंगा। हालांकि यदि वह आपके पिता नहीं है तो पीछे रहें और मेरी पोती बने। उद्धरण चिन्ह। लांग शी ने सुसु की प्रतिभा के लिए एक कल्पना की थी। इसके अलावा वह अभी भी युवा थी, इसलिए अगर वह ठीक से पोषित होती तो वह बहुत मदद कर सकती थी। जैसे कि सु वेन सु के जैविक पिता थे, लॉन्ग शी को पता नहीं था। सु वेन बिस्तर पर पड़ा था। उन्होंने लांग शी के आंदोलनों को समझने के लिए अपनी चेतना जारी की थी। जब तक ये साथी चला गया, सु वेन ने उठने और आंगन में जाने की योजना बनाई। वह तब संयोग से लॉन्ग शी के आंतरिक निवास में सुकुबस जनजाति में टकराएगा। सु वेन, जो लांग शी पर नजर रख रहे थे, पहले से ही सु को भी समझ गए थे। ये सिर्फ इतना था कि उसके दानव रूप में उसने उसे कोई परिचित नहीं दिया। सु वेन की धारणा में भी वह राक्षसी क्यूई से भरा एक साथी था। इसलिए सु वेन ने उसे अपनी बेटी के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ा। सु वेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसने महसूस किया कि लांग शी दो लोगों को ला रहा है, तो उसने अपना सिर हिला दिया। ये साथी यहाँ फिर से क्या कर रहा था? क्या वह अपनी चोटों के इलाज के लिए डॉक्टर बन सकता था? अचानक दरवाजा खुल गया। एक क्रूर दिखने वाली छोटी लड़की भाग गई। डैडी। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने देखा और तुरंत बिस्तर से बैठ गया। हालांकि सुसु के मुंह पर नुकीले निशान थे और उसका पूरा शरीर हरा हो गया था, फिर भी सु वेन ने अपनी बेटी को एक नजर में पहचान लिया। वह टिबर, वह पोशाक, नस्लीय विशेषताओं को नजरअंदाज करते हुए, उनके लुक ने सु वेन को यह भी बताया कि उनके सामने ये क्रूर दिखने वाली छोटी लड़की उनकी बेटी सुसु थी। सु वेन हताशा में दहाड़ता है, यहां तक कि हत्या के इरादे से उसके शरीर से गोली मार दी गई। आपको इस तरह किसने बनाया? उद्धरण चिन्ह। सु वेन अचानक लांग शी पर नजर गड़ाए हुए। वह अपनी तर्कसंगतता खोने वाला था। उनकी प्यारी बेटी स्वर्गीय फैन जनजाति की सदस्य कैसे बनी? इस दुष्ट काम को किसने किया? सु वेन मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछ सकता है, ये है। उद्धरण चिन्ह। ये वह चाची है जिसे मैंने पिता के लिए पाया था। वह कैसी है? क्या वह बहुत अच्छी नहीं है? चाची शाओ बहुत कोमल है। वह बहुत सुंदर है। उद्धरण चिन्ह। लिटिल सुसु ने गर्व से कहा। बगल में लांग शी अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकता था। क्या उसने गलत सुना? इस युवती ने क्या कहा? उसे अपने पिता के लिए एक चाची मिली। एट नोबल बनेट एट। क्या ये बहुत संतोषजनक नहीं था? यह एक छोटा कपास कोट कैसे था? यह बस एक जीवित संत विरूपण साक्ष्य था। सु वेन ने सुसु को गले लगाया और चेंग शियाओक्सियाओ में मुस्कुराया। उसने अपना हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराया। पत्नी, चलो घर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। चेंग जियाओक्सियाओ ने शर्माते हुए कहा, ऐसा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराया। ये ठीक है, घर आने पर चैट करें। उद्धरण चिन्ह के रूप में वह बात की। सु वेन सु के छोटे चेहरे चूमा। हालांकि यह उसके हरे चेहरे को चूमने के लिए एक छोटे से अजीब था। जैकेट द्वारा की पेशकश की गर्मी के बारे में कोई संदेह नहीं था। मेरी बेटी अभी भी सबसे अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने सुसु और चेंग शाओ को दूर ले जाने से पहले आह भरी। लॉन्ग शी ने उन्हें छोड़ दिया और मदद नहीं कर सके, लेकिन हैरान रह गए। ये साथी आखिरकार मेरे निवास में रहने में कामयाब रहा, लेकिन उसने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसकी बेटी आई थी। वह क्या सोच रहा है? या उसने पहले ही कुछ हासिल कर लिया है? उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग शी थोड़ा संदिग्ध था।
अचानक सुकुबस जनजाति की महिला दिखाई दी। वह लड़की सरल नहीं है। डेविल सुकुबस जनजाति के 9वें ग्रेड हेवन रैंक विशेषज्ञ यू सुकिंग ने गहरी आवाज में कहा। लॉन्ग जी ने गंभीरता से कहा, यह सही है। वह लड़की केवल 5 या 6 साल की है, फिर भी उसकी 9वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक है। उसका भविष्य असीम है। उद्धरण चिन्ह। यू सुकिंग ने प्रतिक्रिया में अपना सिर हिलाया। इतना ही नहीं, मुझे उस लड़की से एक भयानक शक्ति का एहसास हुआ। उद्धरण चिन्ह। अविश्वास में यू सुकिंग को देखने के लिए लंबी जी स्तब्ध थी। वह 9वीं कक्षा की स्वर्ग रैंक की खेती करने वाली थी। वह किस तरह की शक्ति को भी भयानक पाएगी। वरिष्ठ, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने इसे गलत तरीके से नहीं समझा है? लंबे समय तक शी मदद नहीं कर सके लेकिन संदिग्ध हो सकते हैं। यू सुगिंग ने उसकी आंखों के कोने से उस पर नजर डाली। हमारी सुकुबस जनजाति की आध्यात्मिक शक्ति सामान्य जनजातियों की तुलना में अधिक मजबूत है। इस प्रकार कई चीजों के बारे में हमारी धारणा बहुत तेज है। लेकिन अभी अभी मैं एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कर सकता था जो लड़की के शरीर के भीतर दबा दी गई थी। ये भी एक की तरह है। रसातल, उस लड़की की आध्यात्मिक शक्ति मेरे ऊपर भी हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये कैसे संभव है? लॉन्ग शी ने कहा। यू सुझाव जारी रहा, और मैं जिस भयानक शक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, वह उस लड़की की मानसिक शक्ति का उल्लेख नहीं करती है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह क्या है? उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता। यू सुगिंग ने अपना सिर हिला दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या है, लेकिन मैं यह महसूस कर सकता हूं कि मेरे दिल के नीचे से जिस पल मैं इस लड़की को देखता हूं, मैं यह नहीं कह सकता ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरी वर्तमान ताकत को पार करता है। उद्धरण चिन्ह। सी 290 गलतफहमी। अध्याय 290 गलतफहमी। अनुवादक एटलस स्टूडियो। संपादक एटलस स्टूडियो। सु वेन ने सू और चेंग शियाओ को अपने आवास में वापस लाया। जिस क्षण उसने कमरे में प्रवेश किया, सू तुरंत अपने सामान्य मानव रूप में लौट आए। जब उसने देखा तो सु वेन को नुकसान हुआ। उनकी बेटी थोड़ी बहुत शक्तिशाली लग रही थी। सू चेंग जियोक्सियाओ में मुस्कुराया। चाची शाओ, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? मुझे डैडी को बताने के लिए कुछ है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। चेंग जियोक्सियाओ अभी भी बहुत समझदार था और सीधे कमरे से बाहर चला गया। सु वेन ने सू को देखने से पहले किसी को भी ईव्सड्रॉपिंग से रोकने के लिए कमरे को अलग करने के लिए अपने ट्रू क्यूई का इस्तेमाल किया। उन्होंने गुस्से से कहा, लड़की, क्या चल रहा है? आपने फ्लेम गॉड सेक्ट से बाहर क्यों चुपके से किया? और आप दानव दायरे में कैसे आए? उद्धरण चिन्ह। सु वेन वास्तव में इस मामले को लेकर नाराज थे। कोई बात नहीं, उनकी राय में यह मामला बहुत खतरनाक था। लिटिल सू ने अपना सिर नीचा किया और फुसफुसाया। सू ने डैडी और माँ को याद किया। आप लोग लंबे समय से वापस नहीं आए हैं। उद्धरण चिन्ह। सू का चेहरा शिकायत से भरा था। उसके लिए खेती वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं थी। वह सिर्फ सु वेन और नी होंगशाओ का अनुसरण करना चाहती थी। सू को इस तरह देखकर सु वेन का दिल कड़ा हो गया और उनका दिल दुख गया। इसके बारे में सावधानी से सोचना, ये वास्तव में ऐसा था। ये झो देश या चू देश में हो, उसके साथ सू के दिन एक हाथ से गिने जा सकते हैं। प्रारंभ में नी होंगक्सियो सू के साथ, लेकिन बाद में नी होंगक्सियो को भी सु वेन द्वारा ले लिया गया। उन दोनों ने भी इतने लंबे समय के लिए छोड़ दिया। टीएम क्षमा करें। सु वेन साइड और सू से माफी मांगी। सू मुस्कुराया और खुद को सु वेन की बाहों में फेंक दिया। वह धीरे सु वेन के चेहरे चूमा और एक मुस्कान के साथ कहा, सू पिताजी माफ कर दिया है, लेकिन पिताजी फिर से पीछे सु नहीं छोड़ते। सू भी अब बहुत मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। गंभीर लिटिल सू को देखते हुए सु वेन ने अपने बालों को स्ट्रोक किया और मुस्कुराया। चिंता न करें, डैडी आपको भविष्य में साथ लाएंगे। उद्धरण चिन्ह। लिटिल सू के कार्यों ने निस्संदेह सु वेन के दिल को गर्म कर दिया। हालांकि सु वेन अभी भी हैरान था। आप दानव क्षेत्र में कैसे आए? उद्धरण चिन्ह। वह अभी भी ये पता नहीं लगा सका। सू ने बयान करना शुरू कर दिया। हालांकि सू के स्पष्टीकरण की प्रक्रिया में उसने बिग सू के अस्तित्व को छुपाया। उसने केवल इतना कहा कि उसे लगा कि दानव दायरे में कुछ उसे बुला रहा है, इसलिए वह आई। सु वेन केवल बिना बोले चुपचाप सुन लिया। चेंग जियोक्सियाओ अपने शब्दों में थोड़ा खो गया था। दानव दायरे को नीचे लाना एक काल्पनिक कहानी की तरह लग रहा था। हालांकि वह निर्दोष थी और अभी यहाँ की स्थिति को नहीं जानती थी। वह नहीं जानती कि कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है। फिर, ठीक है, आपको जल्दी करना होगा और दानव दायरे को जीतना होगा। चेंग शाओ केवल ये कह सकता है।
सु वेन जोर से हंसा। चिंता न करें, मैं हमेशा तेज हूं। उद्धरण चिन्ह। आंगन में सु सीढ़ियों पर बैठा था जब चू यिमिंग बाहर आया था। जब उसने सु को देखा तो वह हैरान रह गया। यहाँ स्वर्गीय फैन जनजाति की एक छोटी लड़की क्यों थी? वह ऊपर चला गया और डूब गया। छोटा बच्चा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। सु ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे पिता चाची के साथ बातचीत कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठूंगा। उद्धरण चिन्ह। आपके पिता? वह कौन है? उद्धरण चिन्ह। सु डाकियांग, लिटिल सु ने कहा। सु वेन ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसे यहाँ इस नाम से बुलाना है। ऐसा सुनकर चू यिमिंग चौंक गए। उसने अपने मन की स्पिन महसूस की। ये लड़की सु डाकियांग की बेटी है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सु डाकियांग ने स्वर्गीय फैन जनजाति की एक महिला के साथ एक बच्चे को जन्म दिया? ये देखते हुए कि वह अब युवा नहीं है, सु डाकियांग को लंबे समय से स्वर्गीय फैन जनजाति से जोड़ा गया है। फिर उसने मुझे स्वर्गीय फैन जनजाति में आने के लिए क्यों धोखा दिया? उद्धरण चिन्ह। चू यिमिंग ने अपनी कल्पना को जंगली चलने देना शुरू कर दिया। मूल रूप से वह पहले से ही सु वेन के स्वर्गीय फैन जनजाति में आने का संदेह था। एक मानव लड़की का पीछा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कैसे देखा, यह विश्वसनीय नहीं था। अब ऐसा लग रहा था कि सु डाकियांग ने पहले से ही स्वर्गीय फैन महिला के साथ एक बच्चे को जन्म दिया था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सु डाकियांग ने सभी तरह से झूठ बोला था? फिर उसका असली मकसद क्या था? उसे राक्षसी जनजाति के दूत होने का नाटक क्यों करना पड़ा? उसने चू यिमिंग को खुद को स्वर्गीय फैन की राजकुमारी से शादी क्यों करवाया? लोग सिर्फ अपनी कल्पनाओं को जंगली नहीं चलने दे सकते थे। एक बार जब उनके विचार जंगली होने लगे तो उन्हें हर चीज पर शक होने लगा। एट नोबल एट। चू यिमिंग ने इस बिंदु पर सु वेन पर संदेह करना शुरू कर दिया। हालांकि उन दोनों के बीच कोई भरोसा नहीं था। अब वह सु वेन के हर शब्द और कार्रवाई पर संदेह करने लगा। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें।